नमस्कार साथियों, मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर कुमार मंगलम, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से और हेलो हल्द्वानी रेडियो की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके बीच अपभ्रंश की कुछ कविताओं की पाठ और उसकी व्याख्या को लेकर के प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा परिवार की महत्वपूर्ण और समृद्ध भाषा है। अपभ्रंश का विपुल साहित्य इसके महत्व को स्थापित करता है। अपभ्रंश के लिए पुराने संस्कृत पाठों में अपभ्रष्ट, अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथों में अवभंश, अवहंस, अवहट्ठ इत्यादि नाम प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि सरहपा, कण्हपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, रैधु, अब्दुल रहमान, जोइंदू, राम सिंह, हेमचंद्र से लेकर के उत्तरवर्ती अपभ्रंश यानी अवहट्ठ के लेखक विद्यापति तक अपभ्रंश के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। डॉक्टर रामोर सिंह कहते थे कि अपभ्रंश ही वह आर्य भाषा है जो ईसा की लगभग 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक संपूर्ण उत्तर भारत के सामान्य लोक जीवन के परस्पर भाव विनिमय और व्यवहार की बोली रही है। हिंदी को जिस रूप में हम संपर्क भाषा कहते हैं, उसका अगर आरंभिक रूप देखना हो तो हम अपभ्रंश में देख सकते हैं। अपभ्रंश का जो साहित्य है वह बेहद महत्वपूर्ण साहित्य है। जब हम अवलोकन करते हैं तो हिंदी की बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो अपभ्रंश में संरक्षित है। अपभ्रंश से हिंदी बहुत कुछ लेती है। जैसे एक बेहद सुंदर पद है, बाह छुड़ावत जात हो जो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे तो सबल मानूंगी तो ही। सूरदास के यहाँ इसका हिंदी रूपांतरण मिलता है। वहीं अपभ्रंश में इस पद को देखें तो आप इस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि लगभग उसी रूप में इसका अनुवाद कर दिया गया है। अपभ्रंश में यह दोहा कुछ यूं है, बाह बिछोड़ विजाहि तुहु, हऊँ ते वहीं को दोसु, हिय ठिय जई नी सरही, जाणौ मुंज सरोसु। तो अपभ्रंश ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सिद्धों के यहाँ, जैसे सरहपा के यहाँ जावड़ आप जड़ित जई, तावड़ शिष्य करे, अंधा अंध कढ़ाव तिमी, वेड़ी कूप पड़ी। और कबीर के यहाँ इसका अनुवाद आप देखिए, जाके गुरु अंधरा, चेला कूप निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। तो इस तरह की आपसदारी हिंदी और अपभ्रंश की विकसित होती है। अपभ्रंश के बारे में अपभ्रंश का ही एक दोहा सुना करके मैं आज की अपभ्रंश वाली इस बातचीत का समापन करूंगा। अपभ्रंश के लिए यह दोहा है, सिर जरखंडी लोवड़ी, गली मनियड़ा नबीस, तूवी गुट्ठडा कराविया, मुद्दय उठ बईस। तो आप यह देखेंगे कि अपभ्रंश की कविता की मार्मिक अभिव्यक्ति कैसी है कि एक ग्रामीण युवती के असाधारण सौंदर्य के सामने श्रृंगार की हुई सुंदर नागरी भी फीकी पड़ जाए और देखने वाले उठक बैठक करने लगे। तो ये कविता याद आ रही है जो आपके साथ में साझा करूं। धवल विसुरिय साम्य हो, गरुआ भर पिखेवी, हौ की न जुट हूँ दुहद सिंह, खंड विदोण करेवी। अब इस कविता में किसान जीवन और मनुष्यतर प्राणियों के बीच की जैसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, उनके साथ की, उनके साहचर्य की, उनकी सायुज्यता की, वह आज की भी कविता में दुर्लभ है। स्वामी के गुरुभार को देखकर धवलू यानी बैल का बिसुरना सिर्फ किसान जीवन की अकिंचनता का रेखांकन नहीं है, बल्कि किसानी और उस मनुष्यतर प्राणियों के बीच सहजीवन और साहचर्य की भी जो अभिव्यक्ति है, वह अपभ्रंश को एक समृद्ध साहित्य के रूप में तब्दील करता है। आप सिर्फ पौंचरियों को ले लें, जो कि अपभ्रंश का रामायण है, जिसके रचयिता स्वयंभू हैं और बाद में उनके पौंचरियों के कुछ अंशों के रचयिता स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन हैं। आप केवल पौंचरियों की सीता को देखें और उस सीता का मूल्यांकन करें, पौंचरियों की सीता अन्य रामायणों से अधिक विदग्ध लगेंगी, अधिक महत्वपूर्ण लगेंगी, अधिक तेजस्वी लगेंगी। उनके सवालों की जो तीक्ष्णता है, उनकी सवालों का जो पूछने का तरीका, उससे राम असहज होते हैं। तो कथाएं हमारी जो हैं और उसकी जो अंतर कथाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जब हम उस पर बात करते हैं, उसकी चीजों को देखते हैं, तो लगता है कि अपभ्रंश कितना समृद्ध साहित्य है अपभ्रंश का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक परिचयात्मक रूप से सूचना मिली होगी अपभ्रंश के प्रति और आप लोग इसके अध्ययन की ओर आएंगे इस उम्मीद के साथ। मैं हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड को और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को अपना आभार प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने अपभ्रंश के बारे में मुझसे कुछ कहने के लिए मौका दिया। अपभ्रंश के कुछ साहित्य पर हमने चर्चा किया, आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।